अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम सॉल्व कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ यूनिट 4। दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं ये तमाम वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। हम इन तमाम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को वन बाय वन एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नंबर 1। MCQs number 1 says that conventionally anti-clockwise torque is taken as negative, positive, parallel and zero। दोस्तों जब हम टार्क को पढ़ रहे थे तो उस वक्त हमने कहा था कि अगर टार्क क्लॉकवाइज है तो उसको हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे और अगर टार्क एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं सपोज करता हूं कि ये हमारे पास एक रॉड है, ये एक रॉड है और इस रॉड का पाइवोट पॉइंट ये है, ये सेंटर इसका पाइवोट पॉइंट है। तो जब हम इस पे फोर्स अप्लाई करते हैं डाउनवर्ड, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो दिस फोर्स विल प्रोड्यूस्ड क्लॉकवाइज टार्क। इस टार्क को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं और अगर एक फोर्स है वो इस साइड पे अमल करती है तो दिस फोर्स विल प्रोड्यूस्ड एंटी क्लॉकवाइज टार्क। इसकी डायरेक्शन ये होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, तो उसको हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो ये हमसे कहता है कि कन्वेंशनली एंटी क्लॉकवाइज टार्क को नेगेटिव कंसीडर करते हैं या पॉजिटिव या पैरेलल या जीरो। ये हमें ऑप्शंस दिए गए हैं तो इनमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, यानी एंटी क्लॉकवाइज टार्क को हम पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। MCQs number 2 says that a door requires a minimum torque of 80 Newton meter in order to open it. What is the minimum distance of the handle from the hinge if the door is to be pulled with a force at the handle not greater than 100 Newton? ये कहता है कि फॉर एग्जांपल ये एक डोर है, इसको ओपन करने के लिए 80 न्यूटन का टार्क चाहिए होता है। तो इस कब्जे से इस हैंडल तक डिस्टेंस कितना होना चाहिए, यानी मोमेंट आर्म कितना होना चाहिए। अगर हम इस हैंडल को पुल करें यानी अपनी तरफ हम उसको खींचे तो यहां पे हमें दिया गया है, टार्क दिया गया है, यानी इस दरवाजे को खोलने के लिए जो टार्क चाहिए होता है वो 80 न्यूटन मीटर चाहिए और फोर्स इसके लिए जो रिक्वायर्ड होता है वो 100 न्यूटन से ज्यादा नहीं है। यानी मैं लिखता हूं कि F इज इक्वल टू 100 न्यूटन। हमसे मांगा गया है कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द हैंडल फ्रॉम द हैंग्स, यानी ये कब्जा है, हैंग्स है, यहां से इस हैंडल तक डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए। तो R को हमने फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमें पता है कि टार्क के लिए इक्वेशन है F क्रॉस R। यहां पे हमने मोमेंट आर्म यानी आर को फाइंड आउट करना है, या इसकी जगह आप और डी भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि इसको एफ पे डिवाइड करना है और इसको भी एफ पे डिवाइड करना है। तो ये एफ और ये एफ कैंसल, हमारे पास रह जाएगा आर इज इक्वल टू टार्क डिवाइडेड बाई अप्लाइड फोर्स। तो यहां पे टार्क जो है इट इज इक्वल टू 80 न्यूटन मीटर और फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन। यहां पे ये न्यूटन और ये न्यूटन कैंसल, ये जीरो ये कैंसल, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 0.8 मीटर। तो यहां से लेकर यहां तक मिनिमम डिस्टेंस जो है वो 0.8 मीटर है। तो यहां पे आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, ए जो है इट इज इक्वल टू 0.6 मीटर, बी 1 मीटर, सी 0.4 मीटर, डी 0.8 मीटर। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। MCQs number 3 says that two children are balanced on opposite sides of the seesaw. If one child leans inward towards the pivot point, her side will rise, fall. Insufficient data, neither rise nor fall. तो ये कहता है कि दो बच्चे हैं, ये सीसा पे बैठे हुए हैं जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है और ये बैलेंस्ड है यानी इक्विलिब्रियम की हालत में है। तो इनमें से अगर एक बच्चा आगे की तरफ झुके, लीन्स इनवर्ड
मैं कहता हूं कि ये बच्चा आगे की तरफ झुकने लगता है, तो क्या इसका साइड ऊपर की तरफ मूव करेगा या डाउन मूव करेगा, या हमें कहा गया है कि इनसफिशिएंट डाटा है, यानी जो हमें जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो काफ़ी नहीं है। और डी कह रहा है कि न ऊपर की तरफ मूव करेगा और न डाउन मूव करेगा। दोस्तों यहाँ पे ये बच्चा जब आगे की तरफ मूव करता है तो इसकी मूवमेंट आर्म कम हो जाती है, तो जब मूवमेंट आर्म कम होती है तो टार्क भी कम हो जाता है। तो जब टार्क कम होता है तो ये टार्क उस पर हाई हो जाता है, यानी ज़्यादा हो जाता है। तो ये कम यहाँ पे और यहाँ पे ज़्यादा, तो लिहाजा ये बच्चा डाउनवर्ड मूव करेगा और ये अपवर्ड मूव करेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यह है कि अगर ये बच्चा आगे की तरफ झुकता है तो इसका ये साइड ऊपर की तरफ मूव करेगा, यानी राइज होगा। जब ये बैलेंस्ड है तो ये टार्क और ये टार्क दोनों इक्वल है, लेकिन जब ये बच्चा आगे की तरफ झुकता है तो यहाँ पे टार्क कम हो जाता है, इसलिए कि मोमेंट आर्म कम हो जाता है। और हमें पता है कि टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। तो जब आर कम होता है तो टार्क भी कम हो जाता है, तो जब ये टार्क कम होता है तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो लिहाजा ये बच्चा ऊपर की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए है, हर साइड विल राइज। MCQs number 4 says that a body in equilibrium must not be at rest, moving, rotating and accelerating। दोस्तों इक्विलिब्रियम की हम डिफिनेशन ये करते हैं कि ए बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ इट इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी यूनिफॉर्म मोशन के साथ अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे अगर रेस्ट में है तो वो इक्विलिब्रियम में है, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो फिर भी इक्विलिब्रियम में है, अगर यूनिफॉर्म रोटेशन है तो तब भी इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पे अगर बॉडी एक्सेलरेट कर रही है तो तब वो इक्विलिब्रियम में नहीं होती, क्योंकि वेलोसिटी चेंज होती है। एक्सेलरेशन तब प्रोड्यूस होती है जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है, और जब वेलोसिटी चेंज हो जाती है तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है, तो मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहता। तो जब मोशन यूनिफॉर्म नहीं होता तो वो बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होती। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। MCQ number 5 says that the torque in a uniformly rotating fan having blade of length 0.5 meter is 0.5 Newton meter, 2 Newton meter, minus 0.5 Newton meter and 0 Newton meter। ये कहता है कि एक पंखा है वो यूनिफॉर्मली रोटेट कर रहा है और उसकी ब्लेड की लेंथ जो है वो 0.5 मीटर है, तो क्या वो टार्क 0.5 न्यूटन मीटर होगा या 2 न्यूटन मीटर है या माइनस 0.5 न्यूटन मीटर है या 0 न्यूटन मीटर है। देखो दोस्तों यहाँ पे एक लफ्ज़ लिखा हुआ है यूनिफॉर्मली रोटेटिंग। तो जब कोई बॉडी यूनिफॉर्मली रोटेट करती है तो वो इक्विलिब्रियम में होती है, और जब वो इक्विलिब्रियम में होती है तो द सम ऑफ टार्क शुड बी इक्वल टू 0, यानी सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के मुताबिक बॉडी उस वक्त इक्विलिब्रियम में होती है जब तमाम टार्क का मजमुआ उसका सम 0 के बराबर हो, तो तब इक्विलिब्रियम में होती है। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म रोटेशन है, यूनिफॉर्म रोटेशन में टार्क 0 होता है, तो लिहाजा यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है, 0 न्यूटन मीटर। द सम ऑफ ऑल टार्क इस केस में 0 होता है क्योंकि यूनिफॉर्म रोटेशन है। MCQs number 6 says that a force of 100 Newton is applied perpendicularly at 0.5 meter to turn nut of wheel of bus. The torque acting on nut is 500 Newton meter, 50 Newton meter, 5 Newton meter, 0.005 न्यूटन मीटर। यह कहता है कि एक बस है, उसकी टायर का नट खोलना है तो उस पर परपेंडिकुलर फोर्स जो लगती है वो 100 न्यूटन है, और जहां पे लगती है वो नट से 0.5 मीटर के फासले पे है। मैं कहता हूं कि इस पॉइंट पे फोर्स लगती है, तो इस पॉइंट से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो 0.5 मीटर है। तो यहां पे कितना टार्क प्रोड्यूस होगा, तो हमें पता है
कि टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। यहाँ पे एफ हमें दिया गया है 100 न्यूटन और आर हमें दिया गया है 0.5 मीटर। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 50 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे जब हम 100 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं तो 50 न्यूटन मीटर का टार्क प्रोड्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो 50 न्यूटन मीटर है, यानी बी जो है ये करेक्ट ऑप्शन है। MCQs number 7 says that the shortest distance between two couple forces is called moment arm, couple arm, radius, double moment। दोस्तों couple forces यानी टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इज कॉल्ड कपल फोर्सेस। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, ये डबल आर्म स्पेनर है। यहाँ पे एक फोर्स डाउनवर्ड लगती है और एक फोर्स अपवर्ड लगती है। ये कपल फोर्सेस हैं। इन दो कपल फोर्सेस के दरमियान डिस्टेंस को हम कपल आर्म कहते हैं, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस को कपल आर्म कहते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो बी है, कपल आर्म। The distance between two couple forces is called couple arm। तो B correct option है। MCQs number 8 says that a girl pushes to open a door perpendicularly with a force of 25 Newton at 0.6 meter from the hinge। The torque is 41.6 Newton meter, 25.6 Newton meter, 15 Newton meter, 0 Newton meter। ये कहता है कि एक लड़की है, वो इस दरवाजे को खोलती है और वो यहाँ पे फोर्स जो अप्लाई करती है वो 25 न्यूटन फोर्स अप्लाई करती है और इस कब्जे से यहाँ तक डिस्टेंस 0.6 मीटर है। तो टार्क कितना होगा? तो हमें पता है कि टार्क इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। तो एफ जो है 25 न्यूटन है और R इज इक्वल टू 0.6 मीटर। इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है, 15 न्यूटन मीटर। MCQs number 9 says that the angle at which XY components of force are equal is 0 degree centigrade, 30 degree centigrade, 45 degree centigrade एंड 60 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कहता है कि वो कौन सी एंगल है जहां पे एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट इक्वल हो। मैं सपोज करता हूं कि ये एक फोर्स है, ये एक फोर्स है, ये एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। अगर हम इस फोर्स को रिजॉल्व करें इनटू इट्स कंपोनेंट्स तो उसका एक कंपोनेंट ये बन रहा है एफ एक्स, और हमें पता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट उसका ये बन रहा है। ये कंपोनेंट इक्वल है एफ वाई विच इज इक्वल टू एफ साइन थीटा। तो यहां पे अगर हम इन दो इक्वेशंस में, यानी इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में हम एंगल पुट करें, मैं सपोज करता हूं कि ये फोर्स जो है ये 4 न्यूटन है। तो फिर इस सिचुएशन में एफ एक्स जो है दिस विल बी इक्वल टू 4 न्यूटन और cos 45 दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई cos 45 इज इक्वल टू 0.707। तो इसको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 2.828 न्यूटन। तो ये एफ एक्स जो है ये इसके बराबर है। सिमिलरली अगर हम वाई कंपोनेंट फाइंड आउट करना चाहें तो 4 मल्टीप्लाइड बाई साइन 45, तो ये इक्वल हो जाएंगे 4 साइन 45 भी इक्वल है 0.707। तो यहां से भी हमारे पास आंसर आएगा 2.828 न्यूटन। तो इस सिचुएशन में x कंपोनेंट और y कंपोनेंट इक्वल है जब एंगल 45 डिग्री हो। तो यहां पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो
सी है 45 डिग्री। एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट उस वक्त इक्वल होंगे जब एंगल 45 डिग्री हो। Question number 10 says that center of mass is different from center of gravity when we have non-uniform shape of object, mass of object, gravitational force, none of these। यह कहता है कि सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस वक्त डिफरेंट होंगे जब ऑब्जेक्ट का शेप नॉन यूनिफॉर्म हो, या मास नॉन यूनिफॉर्म हो, या ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन यूनिफॉर्म हो। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं सपोज करता हूं कि लेट सपोज हमारे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट डिफरेंट पार्टिकल से मिलकर बना है। मैं कहता हूं कि ये पार्टिकल्स है। इन पार्टिकल्स का एक सेंटर ऑफ मास होता है। मैं सपोज करता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट बन रहा है, ये तो नॉर्मली ये होता है कि ये पॉइंट उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड यूनिफॉर्म होता है। जमीन की जो फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, वो तमाम पार्टिकल्स पे इक्वल फोर्स अप्लाई करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल है नॉर्मली। तो इसी सूरत में जब ग्रेविटेशनल फोर्स यूनिफॉर्म हो तो सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक होती है। लेकिन अगर ग्रेविटेशनल फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो मुख्तलिफ पार्टिकल्स पे डिफरेंट ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है। मैं सपोज करता हूं कि इस पार्टिकल पे, यानी इस साइड पे जो पार्टिकल्स हैं इस पे ज्यादा फोर्स लगती है, और इस साइड पे जो पार्टिकल्स है उस पे कम फोर्स लगती है। तो फिर इस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास ये रहेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस साइड पे होगी, इस साइड पे। तो हम कह सकते हैं कि जब ग्रेविटेशनल फोर्स डिफरेंट हो तो फिर उस सिचुएशन में सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी डिफरेंट होती है। सेंटर ऑफ मास ये होता है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, यानी कि सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो दिस इज समथिंग अबाउट द MCQs of Unit 4. Thank you.